गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज मैं आप लोगों को ग्रामर में वर्ण विचार ये पढ़ाने वाली हूँ, सेकंड चैप्टर। इसमें सबसे पहले है वर्ण की परिभाषा। वर्ण वह ध्वनि है जिसके और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, ई, क। इसमें चू लिखा है, ये नहीं है, च ओनली, ऊ की मात्रा नहीं है, ख, र, यानी ये सिर्फ वर्ण है, इनके और टुकड़े नहीं हो सकते इत्यादि। वर्ण के अब भेद हैं। कितने भेद होते हैं? दो, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला नेक्स्ट हेडिंग है। तो वर्गों के व्यवस्थित जो समूह होता है, रूप होता है, उसको वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी में वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन है, और ये आप 4th 5th से पढ़ते भी आ रहे हैं ना, तो अभी आपको अच्छे से पता होगा। अब इसमें सबसे पहली हेडिंग है स्वर। वर्णमाला आपको समझ आ गई ना कि आ ई क ख ग, यानी इसके बाद यही अक्षर आएंगे, कोई और नहीं आएंगे। क के बाद में ज ब कुछ नहीं आ सकता है ना। तो वो स्वर जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में हवा हमारे मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती है, यानी आपको भी पता है ये चीज़ है ना, क्योंकि स्वर जो है वो आसानी से बोले जाते हैं, उनमें कोई हमें रुकावट नहीं आती। और हिंदी में 11 स्वर हैं, अभी मैंने बताया। स्वर कौन कौन से? आ ई उ री ए ऐ ओ औ। अब इसमें कहीं भी रुकावट नहीं आई, आराम से हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। फिर है व्यंजन। दूसरा क्या है? व्यंजन। जिन वर्णों का, यहाँ वर्गों लिखा है ना, वर्ग माने पूरे एक साथ इकट्ठे, तो वैसे क्या बोलेंगे? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के उच्चारण में अस्वर की सहायता लेनी पड़ती है। मैंने आपको संस्कृत में भी बताया था, है ना, कि व्यंजन जो है वो बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जाते, और हर एक व्यंजन में अस्वर जो है वो आता ही है। अब आपको यहाँ पर उदाहरण दिए, जैसे क ख ग घ ङ, ये क वर्ग के अंदर आते हैं। अब आपको यहाँ वर्ग दे दिए हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर दिखा भी, आपको बोला भी ना कि जिन वर्गों के उच्चारण में, उन वर्गों का उच्चारण करते समय, तो ये सारे एक वर्ग बना दिया है, क से लेके अंग तक। हाँ, फिर च छ ज झ य, ये इस तरह, ये कौन सा वर्ग कहलाता है? ये च वर्ग। फिर ट वर्ग, फिर त वर्ग, यानी ये सारे अक्षर जो हैं आते हैं जिस एक साथ रो में, उनको फिर वर्गों का नाम दे दिया है ताकि याद करने में आसानी हो जाए। और इनको फिर कैसे पढ़ते हैं? क च ट त। और एक प वर्ग है, पंचम वर्ग लिखा हुआ है। पंचम वर्ग पंचमाक्षर, यानी कि जिसमें 5 वर्ग ये अक्षर हैं, प फ ब भ म, ठीक है। तो इनका पांचों का एक समूह हो जाता है क च ट त प। ये इसका इजी तरीका है याद करने का। तो क वर्ग आपको पता है, क ख ग घ आएगा। फिर च में आपको पता है च छ ज झ आएगा, लेकिन डायरेक्टली आपको पता नहीं चलेगा कि च छ क के बाद च ही आता है क्या, मतलब क ख ग घ अंग के बाद में च ही आएगा, ये नहीं पता होता हमें। भूल जाते हैं जब नहीं पढ़ते हैं वर्णमाला। तो इसलिए आपको इजी वे में याद रखने के लिए ये वर्ग बना दिए गए हैं, ताकि आप भूलें ना कभी, ठीक है। ये आपको समझ आया। इसके बाद में है य र ल व। ये कैसे हैं? अंतःस्थ व्यंजन, यानी कि हमें इनको जब बोलते हैं तो हमारे अंदर से आवाज आती है, य र निकल रही है ना अंदर से, अंतःस्थ। फिर श स श श स ह, ऊष्म व्यंजन। ये ऊष्म कहलाते हैं। ऊष्म माने जिनको बोलने के लिए ऊष्मा, ऊर्जा निकलती है, हमारे मुंह से गर्मी हवा बाहर निकलती है, वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। फिर है क्षत्रज्ञ, संयुक्त व्यंजन। ये भी आपने पढ़े हैं, यानी ये 2 वर्णों के मेल से बने हुए हैं, क्ष, त्र और ज्ञ तीनों ही। फिर है ज, फ और आ, आगत वर्ण। आगत माने जो दूसरी जगह से लिए गए हैं, दूसरी लिपि से लिए गए हैं। ज, फ और आ, ये हमारी हिंदी के नहीं है, ठीक है ना। हिंदी में तो ज बोलेंगे, फ बोलेंगे, आ बोलेंगे, लेकिन इस तरह के जो अक्षर हैं वो दूसरे उससे लिए गए हैं भाषा से, ठीक है, सॉरी लिपि से। हाँ,
फिर है नेक्स्ट स्वर के भेद। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जो ह्रस्व माने छोटा या लघु, ह्रस्व जो है वो संस्कृत शब्द है, तो जो छोटा हो वो ह्रस्व कहलाता है। तो इनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है और ये केवल 4 हैं। कौन कौन से? अ, ई, उ, ऋ, यही है ह्रस्व। अब है दीर्घ। दीर्घ क्या है? ठीक ह्रस्व का उल्टा, बड़ा, जिनके उच्चारण में बहुत समय लगता है। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, इनको बोलने में ज़्यादा समय लगा ना छोटे वाले स्वरों से, ह्रस्व से, तो इसलिए इन्हें दीर्घ कहा गया है। नाम भी है दीर्घ, यानी जिनको बोलने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे। ये कितने हैं? टोटल 7 होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्लुत स्वर। इसके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है। इसका प्रयोग केवल संस्कृत में किया जाता है, यानी संस्कृत में जो ओम होता है उसको बोलने के लिए इसका प्रयोग होता है, तो इसको हम प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है। जब हम ओम बोलते हैं तो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। व्यंजन के भेद। अब ये हो गए स्वर के भेद, अब है व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अभी मैंने आपको पढ़ाया था वर्णमाला में जब दिखा रहे थे। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं? जो हमें छूते हैं, हमारी जीभ जो तालु को और पूरे मुंह को छूती है। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय श्वास वायु और जिह्वा मुख के भागों को स्पर्श करती है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कु से मुंह तक स्पर्श व्यंजन है। यहाँ कु और मुंह नहीं है, यहाँ है क से म तक। ठीक है ना। ये ऊ की मात्रा गलत डली हुई है। क से लेकर म तक जो है वो सारे के सारे स्पर्श व्यंजन हैं। क वर्ग का उच्चारण स्थल जो है वो कंठ है, तो उसमें भी हमारी जो जिह्वा माने जीभ जो है, जिह्वा लिखा हुआ ना, तो जीभ जो है वो ऊपर तालु को छूती है, कंठ में स्पर्श करती है। फिर इसमें च वर्ग का उच्चारण स्थल तालु है, यानी जब च वर्ग के अंदर जितने भी अक्षर आते हैं, च, छ, ज, झ, इन सब में क्या होता है? तालु माने ऊपर की तरफ हमारी जीभ इसको टच करती है। ट वर्ग का उच्चारण स्थल मूर्धा है। मूर्धा माने हमारे जो देखो बोलो, ट, जीभ टच हुई, हमारी मूर्धा माने जीभ, तो वो जीभ के साथ टच होता है। इसको ट, ठ, ड, ढ है हो रहा है। उसमें तालु भी है, लेकिन मूर्धा यानी जीभ के बगैर वो बिल्कुल नहीं बोले जाएंगे। त वर्ग, ये इनका उच्चारण स्थल जो है वो क्या है? दांत है, यानी जब हम बोलते हैं त, थ, द, तो इसमें क्या हो रहा है? हमारी जीभ जो है वो दांतों में टच हो रही है, यानी दांतों से टच हुए बगैर बोल ही नहीं पाएंगे, तो इनको दांतों का स्थान, उच्चारण स्थान दिया गया है। ठीक है। फिर है प वर्ग। प वर्ग का उच्चारण जो है वो होठ है, यानी उनका स्थान क्या है? होठ, उनको होठ छूते हैं। प, फ, ब, भ, इस तरह से। तो बिना होठों को मिलाए ये वर्ण भी जो है वो बोले नहीं जा सकते। फिर है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ माने मध्य या बीच, यानी कि बीच की स्थिति जो होती है। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य का सा होता है। उच्चारण के समय जिह्वा मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती, यानी कि बीच में रहती है, ना ऊपर तालु को टच करेगी, ना नीचे टच करेगी, ना होठों को करेगी, ना दंत को करेगी। ठीक है। और ये 4 हैं, य, र, ल, व, यानी कि इसमें सब में जो है वो ज़्यादातर स्थान जो हमारा रहा जिह्वा का वो बीच का ही रहा। इसने जीभ ने और किसी बाकी मुख के अंदर के स्थानों को ज़्यादा टच नहीं किया, तो इसलिए इनको अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनमें हमारे अंदर से ही आवाज़ निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म माने गर्म, अभी मैंने बताया था। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करती है, यानी उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है। ये 4 हैं, श, श, स, ह। ठीक है ना। बोलते हुए ही पता चल रहा है ना आवाज़ कैसे निकल रही है। फिर है मात्राएं। स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह मात्राएं कहलाती हैं।
आपको भी मालूम है ना। जो स्वर हैं, अब हर जगह तो वो स्वर लगते नहीं हैं, तो उनको जब हम व्यंजनों के साथ वाक्य के अंदर यूज़ करते हैं, शब्द बनाकर वाक्य बनाते हैं, तो उनमें वो मात्राओं के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं। अस्वर के अतिरिक्त सभी स्वरों के मात्रा चिन्ह होते हैं। सिर्फ एक अ है जिसका कोई उसकी मात्रा नहीं है, क्योंकि वो ह्रस्व है, और बाकी सब ह्रस्व या दीर्घ सब की जो है वो मात्राएं पहले से ही बनाई हुई हैं, जो आपको यहाँ नीचे दे रखी हैं। सारी स्वर भी दिए हुए हैं, उनकी मात्राएं भी दी हुई हैं, और मात्रा के साथ में इस्तेमाल करके वर्ण दिए हुए हैं, फिर उनका प्रयोग कैसे किया गया है वो भी दिए हैं। सबको मात्राएं पता है। अ की कोई मात्रा नहीं होती, बड़े आ की सिर्फ एक क्या रहती है, एक डंडी जैसी रहती है, बस सिंपल एक आ की मात्रा। ई, फिर ई, आपको सारी मात्राएं पता है। अभी तो आप बड़े हो गए हो, प्राइमरी तक आपको सारा पहले ही बता दिया जाता है, छोटे क्लास में ही, फर्स्ट सेकंड में ही, फर्स्ट तक ही क्लियर हो जाती है कि किस तरह से मात्राएं आपको लगानी है। छोटे ऊ की और इनको हम बोलते कैसे हैं, बड़े आ की मात्रा छोटी ई की, बड़ी ई की, छोटे ऊ की, बड़े ऊ की, री, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, इस तरह से हम इन मात्राओं को बोलते हैं। ठीक है ना। और प्रयोग किया हुआ है सामने, वो तो आप जानते ही हैं, है ना। अभी बड़े हो गए हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। अब मिडिल विंग में आ गए हैं आप लोग। नेक्स्ट है अनुस्वार और विसर्ग। हिंदी वर्णमाला के अनुसार आपको जो ब्रैकेट में दे रखा है ना ऊपर एक डॉट जैसा, वो अनुस्वार कहलाता है, और विसर्ग दिखाई दे रही है ब्रैकेट में, और आपने ये संस्कृत में पढ़ी भी है। पढ़ा रही हूँ ना मैं संस्कृत में आप लोगों को, अनुस्वार विसर्ग। अनुस्वार तो आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, और विसर्गें आप अभी संस्कृत में पढ़ रहे हैं। को अ के साथ जोड़कर अंग और अह लिखा जाता है, यानी जो ऊपर डॉट है वो अंग आपने पढ़ी है ना, अंगखाली और अह, और प्रायः इन्हें स्वरों के साथ रखा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण स्वरों के साथ ही होता है। आपने पढ़ा भी है, ओ औ अंग अह, है ना। तो इसीलिए इनको हमेशा उच्चारण इसके स्वर के साथ ही रखते हैं। अब इनका उदाहरण आपको दे दिए हैं, गंगा, चंदा, तो इनमें अनुस्वार आया है, अंग यूज हुआ है। फिर प्रातः, अतः, ये सारे शब्द जो हैं इनमें पीछे विसर्गे लगी हैं, तो ये क्या हो गए, अतः, प्रातः, इस तरह ह बोलना होता है हमें मुंह से, है ना, विसर्गों का उच्चारण करते हुए। परंतु ये स्वर नहीं है, यानी अंग और अह स्वर नहीं है, लेकिन लिखे स्वर के साथ जरूर जाते हैं। संस्कृत में इन्हें अयोगवाह कहा जाता है, क्योंकि ये अ की सहायता से ही बोले जाते हैं। यानी संस्कृत में ये दो एक्स्ट्रा होते हैं जिनको अयोगवाह कहते हैं, क्योंकि अयोग, अ के योग माने मिलने से ही ये मुंह से बोले जाते हैं, इनके बगैर ये बोले ही नहीं जा सकते। इसलिए अ के संयोग से बोले जाने वाले वर्ण हो गए अंग और अह। ठीक है। नेक्स्ट है अनुनासिक। इनका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है, जैसे चांद, गांधी, आंगन। इनमें क्या हो रहा है, हमारी नाक से भी आवाज निकल रही है और हमारे गले से भी आवाज निकल रही है। इसका चिन्ह आपको स्टार जैसा दे रहा है ना, होता है। अब ये स्टार नहीं होना चाहिए, यहाँ पर वो चांद जो दे रखा है, चंद्र बिंदु ऊपर जो दे रखी है वही होना चाहिए, यहाँ पे गलत दिया हुआ है। अनुस्वार वर्णमाला के पंचम वर्ण के स्थान पर प्रयोग में आता है। अभी आपने देखा था ना पंचम वर्ण जो लगा हुआ था, ये उसी की जगह पर लगता है। ठीक है ना। जो अनुस्वार होता है, जो अंग खाली आपने पढ़ी थी, क ख ग घ अंग, हाँ, तो फिर च छ ज झ य, ये पढ़े थे, तो उसमें अनुस्वार जो है वो लगता है। ये यहाँ स्टार दिया है, स्टार नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर ओनली डॉट होना चाहिए था। ठीक है। अब है विसर्ग। यह ह के स्थान पर के समान उच्चारित होता है। अभी मैंने बताया आपको, ह की तरह उच्चारण मुंह से करते हैं, लेकिन लिखते क्या है, ये दो डॉट डालते हैं विसर्ग। जैसे चांद, सांस, हंस आदि अनुस्वार और अनुनासिक के उच्चारण में यदि ध्यान न रखा जाए तो हंस यानी हंस जो है वो, अगर हम क्या करेंगे, सिर्फ अनुस्वार डालेंगे तो वो हंस बन जाएगा, जबकि है क्या, हंस। हंस मीन्स हंसना। हंसने में चंद्र बिंदु दोनों आती हैं, ये क्रिया शब्द है। और
हंस एक पक्षी है, अगर उस पे हमने चंद्र बिंदु डाल दिया तो वो गलत हो जाएगा, जैसा कि मैंने अभी बताया, ठीक है ना। तो हमें उच्चारण के समय इनका बहुत अधिक और लिखते हुए भी बहुत अधिक ध्यान देना होता है। अगर हम बोलेंगे हंस तो ये गलत है, कैसे कहना चाहिए, हंस, यानी चंद्र बिंदु, नाक और सांस दोनों, गले दोनों से आवाज, ठीक है। हलंत, अब आपको विसर्ग भी समझ आ गई होगी, सॉरी ये अनुनासिक और अनुस्वार अच्छे से समझ आ गए होंगे। ये असली में इनकी हेडिंग गलत दे रखी है बेटा आपको। पहली जो अनुनासिक हेडिंग दी है वो तो अनुस्वार है, ये जो विसर्ग हेडिंग दी है ये आपका अनुनासिक है, नाक और गले से जो बोलने वाला है, ठीक है। और ये जो हलंत है ये आपका विसर्ग वाला हेडिंग है, ठीक है। ये इसमें हेडिंगें सारी गलत दे रखी हैं इन्होंने। ये हलंत जो है वो यहाँ पर जब व्यंजन वर्ण स्वर के बिना लिखे जाते हैं तो हलंत का प्रयोग होता है, जैसे क च ट आदि, यानी बिना स्वर की सहायता से जब हम लिखते हैं, हलंत की हेडिंग सी ठीक है, इसका मतलब जब हम बिना इसके स्वर की सहायता से लिखते हैं, व्यंजन ओनली, मैंने संस्कृत में भी बताया था आपको कि जब व्यंजन वर्ण स्वर के बगैर हो तो हलंत आती है। तो हलंत नीचे जो आपको एक छोटी सी लाइन दिख रही है लेटी हुई, वही हलंत कहलाती है, ठीक है। और विसर्गें जो आपको ऊपर दे रखी हैं तो उनके मैंने पहले आपको बताए थे, प्रातः, अतः, वो होंगे, ठीक है। ये जो ऊपर ये जो जैसे करके दे रखा है वो जैसे वाले उदाहरण सारे अनुनासिक के हैं, ठीक है बेटा। और अनुनासिक में जैसे करके जो उदाहरण दे रखे हैं वो सही हैं, उसमें सही दे रखे हैं, लेकिन विसर्ग में आपको गलत दे दिए हैं, यहाँ पर ये नहीं आने चाहिए थे। और यहाँ पर भी जो अनुनासिक में है चांदी, गांधी, आंगन, तो इसमें क्या किया है, यहाँ पे चंद्र बिंदु दोनों हैं और इसमें डॉट भी आता है कई बार। अब जो नया दिखाने लगे हैं गांधी जैसे सिर्फ डॉट डाल देते हैं, तो ये अनुनासिक में चंद्र बिंदु के साथ ही सही प्रयोग है, ये जो सिर्फ डॉट डाल देते हैं वो गलत है, ठीक है। अब है अर्धचंद्र, यह विदेशी ध्वनि जिसे आगत नाम से जाना जाता है, इसका प्रयोग अंग्रेजी भाषा के शब्दों में किया जाता है, जैसे डॉक्टर, ऑफिसर, कॉलोनी, कॉफ़ी, यानी जो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं उनमें इनका अ की तरह से इसका प्रयोग किया जाता है और इसे हम क्या बोलते हैं, अर्धचंद्र बिंदु। अब है वर्ण संयोग, ये लास्ट है आपका। वर्णों का मेल वर्ण संयोग कहलाता है, जैसा कि मैंने आपको समझाया भी था। अलग अलग वर्ण होते हैं, जब हम उनको मिलाकर शब्द बनाते हैं तो उसको वर्ण संयोग कहते हैं। त्र ये क्ष त्र ज्ञ संयुक्त वर्ण है जो कि क प्लस श से मिलकर बना है, तो ये वर्ण संयोग हो गया। त्र भी कैसे बना है, त प्लस र, इससे यानी इसमें एक दूसरा भी वर्ण मिलाया गया है, तब जा कर के ये पूरा वर्ण एक बना है। तो श वर्ण इसमें मिला है क के साथ में और त के साथ में र वर्ण मिला है। फिर ज प्लस अ, ये ज्ञ, यहाँ पर अ नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर अंग वाला वो जो था ना य, वो आना चाहिए था, य खाली वाला ना वो, तब ये ज्ञ बनेगा। जब एक व्यंजन अपने जैसे दूसरे व्यंजन से मिलता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ये वित्त लिखा हुआ है ना, ये बहुत इसमें गलत दे रखा है, ये द्वित्व होना चाहिए, द आना चाहिए, ठीक है। जैसे पक्का, ठीक है, पक्का में डबल का आ रहा है, यानी एक ही व्यंजन दो बार इस्तेमाल हो, जैसे महत्व, इसमें भी डबल त आ रहा है, ठीक है। कच्चा, तो इसमें च दो बार आ रहा है, तो ऐसे जो है वो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है।